तो दोस्तों आ गए हम अपने नए पार्ट ग्लिम्स ऑफ इंडिया का पार्ट 2 लेकर के कुर्ग। तो कुर्ग इस चैप्टर को लोकेश एब्रॉल ने लिखा है और इस चैप्टर में लोकेश एब्रॉल ने कुर्ग की ब्यूटी को बताया है। कुर्ग एक ऐसा ब्यूटीफुल हेवनली स्वर्ग जैसा जगह है जो कि मैसूर और मैंगलोर के बीच में सिचुएटेड है। ये एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्पाइसेस यानी मसालों का और कॉफ़ी के प्लांटेशन का घर है। इसके अलावा यहाँ मार्शल यानी स्ट्रॉन्ग मैन, ब्यूटीफुल वुमेन और बहुत सारे वाइल्ड क्रिएचर्स भी रहते हैं। तो अगेन आपके ईज के लिए इस चैप्टर को भी मैंने बहुत सारे छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड किया है ताकि आपका पढ़ना आसान हो सके। तो पहले सेक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला सेक्शन है हीवन कॉल्ड कुर्ग। कुर्ग जिसे कोडागु भी बोलते हैं, ये कर्नाटक में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि मैसूर और कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर के बीच में सिचुएटेड है। कोस्टल टाउन का मतलब एक ऐसा टाउन जो कि ओशन या किसी रिवर के किनारे पे है। तो इन दोनों के बीच में सिचुएटेड ये सुंदर सा शहर रोलिंग हिल्स से कवर्ड है। यहाँ पे मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन और अनगिनत वाइल्ड क्रिएचर्स रहते हैं। आइए नेक्स्ट सेक्शन में हम इसके वेदर और इन्वायरमेंट को देख लेते हैं। तो कुर्ग का 30% जो एरिया है ये एवरग्रीन फॉरेस्ट से कवर है, जहाँ पे कॉफ़ी और स्पाइस के प्लांटेशंस लगे हुए हैं। मॉनसून के टाइम पे टूरिस्ट यहाँ पे नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है। तो अगर कुर्ग को कोई विजिट करना चाहता है तो उसका सबसे बेस्ट टाइम सितंबर से मार्च के बीच में होगा, क्योंकि इस टाइम पर जो वेदर होता है ये बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट यानी सुहाना होता है और बारिश भी कभी कभार ही आती है। वहीं जो कॉफ़ी की स्मेल होती है उससे पूरा का पूरा कुर्ग महकने लगता है। यहाँ पे कॉफ़ी के स्टेट्स के साथ में कुछ कॉलोनियल बंगलोज भी है जो कि कुर्ग के अलग अलग कॉर्नर्स में छुपे हुए हैं, जिस वजह से कुर्ग बहुत ही सुंदर दिखता है। यहाँ पे कॉलोनियल बंगलोज का मतलब है ऐसे बंगलोज जो ब्रिटिशर्स ने अपने कॉलोनियल पीरियड पे बनाए थे। जब यूरोपियंस जैसे कि फ्रेंच, ब्रिटिशर्स, डच, नीदरलैंड्स के कॉलोनियल मतलब वो समय जिस समय पोर्तुगीज, डच, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच अलग अलग देशों में अलग अलग जगह पे राज किया करते थे, उसी टाइम को कॉलोनियल पीरियड बोला गया है। और उस समय जो बंगलोज बनाए गए थे उन्हें कॉलोनियल बंगलोज कहा जाता है। ये बंगलोज बहुत ही बड़े होते थे और इसीलिए कुर्ग की शोभा भी बढ़ा रहे हैं। तो आइए एक बार कुर्ग के लोगों का ओरिजिन देख लेते हैं। तो कुर्ग के लोग जनरली अरब्स और ग्रीक्स के डिसेंडेंट्स माने जाते हैं। डिसेंडेंट्स का मतलब उन्हीं के वंश या फिर उन्हीं के वंशज माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब अलेक्जेंडर की आर्मी यहाँ पे लड़ने के लिए आई थी तो बहुत बड़ी आर्मी यहाँ से वापस नहीं जा पाई और वो कुर्ग वाले रीजन में आकर के सेटल हो गए। उन्होंने वहाँ के लोकल्स से शादियाँ की और फिर इन्हीं कल्चर का पार्ट बन गए। आज भी हमें कुर्ग के अंदर में ग्रीक्स और अरब्स के कुछ ट्रेडिशन और हिंदू कल्चर देखने को मिलता है। ये जो अरब डिसेंट की थेरी है ये प्रूव होती है उनके ट्रेडिशनल क्लोथ्स से, जिसमें वो लोग लॉन्ग ब्लैक कोट पहनते हैं और साथ में एक वेस्ट बेल्ट पहनते हैं जो कि एम्ब्रॉयडर्ड होती है। एम्ब्रॉयडर्ड मतलब जिस पे बहुत ही प्यारी कारीगरी की हुई होती है, इसे हम कुपिया बोलते हैं, जो कि अरब्स और कुर्ड्स के क्लोथ कुफिया से बहुत ज़्यादा सेम होती है। तो आइए नेक्स्ट सेक्शन में हम इनके हॉस्पिटैलिटी और ब्रेवरी के कुछ किस्से सुनते हैं। तो जो कुर्गीज है बस जिनको कुडावूस भी बोला जाता है, ये बहुत ही ज्यादा हॉस्पिटैलिटी के लिए जाने जाते हैं। इनके ब्रेवरी यानी बहादुरी के किस्से बहुत ही ज्यादा फेमस है जो कि कुर्ग के रीजन में आपको सुनने को मिल जाएंगे। सिमिलरली इंडियन आर्मी में भी कुर्ग रेजिमेंट एक वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट है। यहाँ डेकोरेटेड का मतलब मेडल्स से सजी हुई, ऐसे मेडल्स जो उनके उनको ब्रेवरी के लिए मिले हुए हैं। यहाँ तक कि हमारे जो इंडियन आर्मी के फर्स्ट चीफ थे जनरल के.एम. करियप्पा, वो भी एक कुर्गी ही थे। और आज के टाइम पे भी कुर्वीज या जो कोडागुज है उन्हें हम इंडिया के अंदर में फायर आर्म्स रखने की परमिट देते हैं, वो भी विदाउट लाइसेंस। फायर आर्म्स मतलब ऐसे हथियार जिनसे हम फायर कर सकते हैं, जिनसे हम गोलियां चला सकते हैं। आइए अब एक नजर यहाँ पे रिवर कावेरी और वहाँ के वाइल्ड लाइफ पे भी डालते हैं। तो रिवर कावेरी जो कि कुर्ग के हिल्स से ओरिजिनेट होती है, ये कावेरी रिवर के अंदर एक लार्ज फ्रेश वाटर फिश पाई जाती है जिसे हम महासीर बोलते हैं। इसके अलावा कुर्ग जो लैंड है ये नंबर ऑफ बर्ड्स और एनिमल्स के लिए होम है।
जहाँ पे एनिमल्स जैसे कि लंगूस, एलिफेंट, स्लेंडर लॉरिस, मैकाक्वेस, बीज, बटरफ्लाइज, स्क्वेरल्स और बर्ड्स जैसे किंगफिशर पाए जाते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि अगर किसी को कुर्ग में जाके टूरिज्म करना है या फिर टूरिज्म करने के लिए कुर्ग में जाना है तो उसके लिए कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होता है। कुर्ग बहुत सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज हमें ऑफर करता है, जैसे रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग जो दोनों ही रिवर्स में की जाती है, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग जो दोनों ही हम माउंटेन्स पे चढ़ने के अलग अलग तरीकों को कहते हैं। इसके अलावा माउंटेन बाइकिंग और ट्रैकिंग। अगर आप कुर्ग के सबसे बड़े हिल ब्रह्मगिरी हिल्स पे चढ़ जाते हैं तो आपको कुर्ग का एक पैनोरेमिक व्यू देखने को मिलेगा। इसके अलावा बाकी इंटरेस्टिंग प्लेसेस की बात की जाए तो रिवर कावेरी के अंदर 64 एकर्स का हमें निसर्ग धाम आइलैंड देखने को मिलेगा, जो कि एक रिवराइन आइलैंड है। रिवराइन आइलैंड, जो कि आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है, एक ऐसा आइलैंड होता है जो रिवर्स के बीच में बना हुआ होता है। अब अगर आपको इस निसर्ग धाम आइलैंड पे जाना है तो आपके पास सिर्फ एक रास्ता है, वो भी रोप ब्रिज, जो कि हैंगिंग है, जिससे जाना एक अलग ही एडवेंचरस एक्टिविटी होती है। इसके अलावा हमें कुर्ग में एक लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट भी देखने को मिलता है, जहाँ पे बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क हमें रोब्स पहने दिख जाएंगे। ये रोब्स एक लंबा सा सिंगल क्लोथ होता है जो कि मॉन्क्स पहना करते हैं, जैसा आपको पीछे पिक्चर में दिख रहा होगा। ये बुद्धिस्ट मॉन्क्स बायलाकुप्पे में रहते हैं। यहाँ पे बायलाकुप्पे एक जगह का नाम है। तो आइए लास्ट में फैक्ट फाइल के थ्रू देखते हैं कि हम कुर्ग तक पहुंच कैसे सकते हैं। तो आइए लास्ट में फैक्ट फाइल के थ्रू देखते हैं कि हम लोग कुर्ग तक पहुंच कैसे सकते हैं। ये फैक्ट फाइल कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी को भी कुर्ग तक पहुंचना है तो उसके लिए एक अकेला जो गेटवे है कुर्ग के लिए, वो मादिकेरी है। इसके अलावा कुर्ग तक रोड से, रेल से और एयर से, तीनों ही साधनों से पहुंचा जा सकता है। रोड से तो कुर्ग पहुंचने के दो तरीके हैं, जिसमें से पहला मैसूर से होता हुआ है और दूसरा जो रास्ता है वो नीलमंगल, कुनिगल और चन्नरायणापटना से होके गुजरता है। अब ये दोनों ही रास्ते करीब करीब सेम डिस्टेंस कवर करते हैं। वहीं रेल के थ्रू जाना है तो हमें मैसूर, मैंगलोर से होता हुआ जाना पड़ेगा। मैसूर को और मंगलोर से होते हुए जाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंगलोर को ही हसन भी बोला जाता है। इसके अलावा अगर हमें एयर के थ्रू जाना है तो हम लोग मैंगलोर से फ्लाइट ले सकते हैं, जो कि 135 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और बैंगलोर से भी फ्लाइट ले सकते हैं जो कि 260 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो इस तरीके से कुछ ही मिनटों में हमने अपना जो सेकंड पार्ट था ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का, वो भी कवर कर लिया है। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हम जल्द ही इसके पार्ट 3 के साथ भी आएंगे।